नमस्ते स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन हो गए थे, फिजिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया था। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। अब स्पीड से सारे के सारे कॉन्सेप्ट फटाफट से चैप्टर 4 खत्म कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है साइक्लोट्रॉन, जो सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। बट उसके बाद जो टॉपिक इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज बायो सावर्ट्स लॉ। हम इस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेन पहला पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन, और जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है बायो सावर्ट्स लॉ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, गुजरात बोर्ड वालों के लिए दोनों। ठीक है, स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जी। देखो, सिंपल सी चीज बता देता हूँ। बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजिक्स के, और समझ लो ना बाकी सब के, तो उसमें हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को किसी पे बम्बार्ड किया जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, स्विट्जरलैंड के पास है, सबसे बड़ा है वो। और ऐसा कहा भी जाता है कि भाई वो स्टार्टिंग में जब बना था, ऐसा बोला कि अगर उसमें से कुछ भी लीक हुआ तो अर्थ का एंड हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, तो बात है। बट इसमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेट करना है। कितनी स्पीड पता है? बहुत ही ज्यादा स्पीड। तो वो कैसे करेंगे? यूजिंग साइक्लोट्रॉन। It was invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingstone in 1934 to investigate the nuclear structure. न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो समझने के लिए वो बताया गया था। The cyclotron uses both electric and magnetic field in the combination to increase the energy of charged particle. ये important point है। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लेते हैं। As the fields are perpendicular to each other, they are called cross fields. As the field is perpendicular to each other, they are called cross fields. क्रॉस फील्ड्स का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, देख लो, इसलिए क्रॉस फील्ड्स होते हैं। Cyclotron uses the fact that the frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of energy. ये चीज पे साइक्लोट्रॉन सबसे ज्यादा काम करता है। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने देखा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी है। इसलिए आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एनर्जी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। द पार्टिकल मूव्स most of the time inside the two semicircle disk like D1 and D2 which are called Ds as the are like D structure। ये D लेटर है ना, ऐसा देखो, ऐसा D लेटर, ऐसा D लेटर, वो मैं बताता हूँ, फिगर बताता हूँ, डोंट वरी। क्या देखा हमने अब तक? दो फील्ड्स होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्रॉस होती है, और जो चार्जेस होते हैं वो डी स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं, वो बाजू में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो पहले ये इंपॉर्टेंट है। Cyclotron works on the principle that a charged particle moving normal to a magnetic field experiences a magnetic Lorentz force due to which the particle moves in a circular path। लॉरेंस फोर्स हमने देखा था ना कि भाई उसके लिए कौन सा राइट हैंड थंब रूल, ये क्या था? बी, ये था बी। मान लो ये है आपका बी और ये है बी, तो फोर्स हमेशा अंदर की साइड लगेगा। याद आया? बी वी और फोर्स हमेशा, ये थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो हमेशा ऐसे अंदर जाता है, इसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस होता है। यही चीज हमें पढ़नी। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये रहा, देखो ये साइक्लोट्रॉन, ये है उसका डीज, ये है दो डीज, देख रहे हो? ये D1 और ये D2, डी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पे होता है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, वो डॉट है, इसलिए कमिंग आउट ऑफ द पेपर, क्रॉस होता तो अंदर जाता। यहाँ पे हमने एक, मान लो एक पार्टिकल रख दिया, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी रख दिया। ठीक है, समझते हैं। इनसाइड द मेटल बॉक्स द पार्टिकल इज शील्डेड इज एंड नॉट एक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेटल बॉक्स के अंदर शील्ड होता है। ठीक है, इनसाइड द मेटल बॉक्स मतलब ये डी के अंदर शील्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगती। द मैग्नेटिक फील्ड हाउएवर एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड मेक्स इट गो राउंड इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड डी। डी के अंदर, डी क्या है आपका?
एक मेटेलिक पार्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है, जो हमने 1 2 3 चैप्टर में देख लिया है। तो उसके अंदर सिर्फ क्या काम आएगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो आपका डी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए देखो वो पूरा कर्व पाथ है, बट बाहर आके वो स्ट्रेट पाथ हो जा रहा है। वापिस कर्व पाथ है, बाहर आके स्ट्रेट हो जा रहा है, वापिस कर्व्ड पाथ, क्योंकि जैसे अंदर जाएगा कर्व्ड पाथ हो जाएगा। Every time the particle moves from one d to another d, it is acted upon by electric field। बीच में एक डी से दूसरे डी के बीच में ये जो इतना पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उतने में ही एक्ट करती है। क्या होगा, द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज अल्टरनेटिवली इन ट्यून विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये देखो ऑसिलेटर का काम क्या है पता है, इट चेंजेस द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताता हूं, देख लो, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस डी को मैंने क्या किया, इस डी को मैंने इनिशियली प्लस कर दिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ। जैसे ही ये डी के अंदर गया तो आप देखोगे डी के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, होल एंड सोल क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक सिंपल सी बात है, ये v का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, उसके कारण वो क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करवाएगा, सर्कुलर मोशन, हमने वो पढ़ लिया लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब जैसे ही वो वापस सर्कुलर मोशन करके वो बाहर आएगा, उतने टाइम के बाद अब ये वाला डी है, अब वो ये वाला डी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला डी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, ऑसिलेट हो रहा है, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। डन। फिर वापिस देखो ये इसके अंदर गया, जैसे ही मेटल के अंदर जाएगा, मेटल डी के अंदर, वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी नहीं, क्या लगेगा, मेटेलिक मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो पूरा कर्व्ड शेप करेगा। वापिस बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो नेक्स्ट टाइम में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वापिस बाहर आएगा, वापिस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा। द साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज अल्टरनेटिवली इन ट्यून विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे ही सर्कुलर मोशन हो रहा है, बाहर निकलेगा ये पॉजिटिव, बाहर निकलेगा ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। दिस एंश्योर दैट द पार्टिकल इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए वो बार बार एक्सेलरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ही यही है कि वो उसे एक्सेलरेट करवाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसका वो क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ। ईच टाइम द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्या होगा, ईच टाइम द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ेगी। एज एनर्जी इंक्रीजेस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आल्सो इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। कैसे, हम बताता। सो द पाथ इज स्पाइरल, बाहर जैसे बाहर निकला एनर्जी इंक्रीज हुई, रेडियस इंक्रीज हुई, वापस एनर्जी इंक्रीज हुई, रेडियस इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज। एक टाइम आएगा, एक टाइम तो आएगा ना, वो घूम घूम के बाहर की साइड आएगा, वहां पे एक डिफ्लेक्शन प्लेट होगी, वो डिफ्लेक्शन प्लेट उसे क्या करेगी पता है, वो उसे बोलेगी चलो भाई अब बाहर निकलो। अब बाहर निकलो मतलब वो उसे बाहर निकालेगी, और ये होगा एग्जिट पोर्ट, और ये जो हमारा होगा वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा। फिर वहां से आपको किधर भी बम्बार्ड करना हो, यहाँ से आपको किधर भी उसको बम्बार्ड करना हो आप करवा सकते हो। समझ में आया बेटा, पक्का। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम मोस्ट आईएमपी है, ये उसका वर्किंग है पूरा, आगे वाला उसका कंस्ट्रक्शन था, ये उसका क्या है बेटा, वर्किंग है। अच्छे से प्लीज लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अब ध्यान से सुनना बेटा। The whole assembly is evacuated to minimize collision between the ions and the air molecules. Evacuated मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। क्या बोला हमने बेटा, कि पूरी असेंबली है ना, उसको एयर मोलिक्यूल्स भी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी छोटे होते हैं, वरना उसके साथ क्या हो जाएंगे, कोलाइड होंगे। इसलिए टू मिनिमाइज द कलीजन बिटवीन द आयंस एंड द एयर मोलिक्यूल्स द होल असेंबली इज इवैक्यूएटेड, मतलब उसके अंदर से एयर मोलिक्यूल निकाल दिए। A high frequency alternating voltage is applied to the D's oscillator. Alternating voltage, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव,
In the sketch on the figure, positive ion or positively charged electrons are released at the center P. हमने देख लिया diagram. They move in a semicircular path in one of the D and arrive in the gap between the D's in a time interval T by 2. कितने टाइम में वो बाहर निकलेगा? T by 2. क्योंकि T पूरा टाइम लगेगा तो T by 2 बाहर, दूसरे T by 2 में ये पॉजिटिव, वापिस ये पॉजिटिव, वापिस ये पॉजिटिव. Where T is the period of revolution given by. T का फॉर्मूला क्या होता है? T का फॉर्मूला होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी. आप फ्रीक्वेंसी को FC भी लिख सकते हो और न्यू सी भी लिख सकते हो. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था आगे 2 पाई m बाय क्यूबी. ठीक है, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूबी अपॉन 2 पाई m. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. इतने फ्रीक्वेंसी से वो क्या होगा? तभी तो देखो ना, बार बार ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. तो आप सोच रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे कि सर जैसे इसकी रेडियस बढ़ रही है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो आपको मैं बता दूं एक चीज, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस. आगे समझ में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जितना वो रेडियस बढ़ता जाएगा वो एक्सेलरेट हो रहा है ना, इसलिए तो उसकी स्पीड बढ़ रही है. समझे अब इस बात को? पक्का? ओके. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा. द फ्रीक्वेंसी FA ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये FA और म्यू A ये अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है. FA म्यू A कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है. उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि सच दैट द पोलरिटी ऑफ द डीज इज रिवर्स्ड इन द सेम टाइम दैट इट टेक्स द आयन टू कंप्लीट वन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन. मतलब FA और FC को सेम रख देते हैं. क्यों? तभी जितना बाहर निकलेगा तो वो नेक्स्ट टाइम ये पॉजिटिव, वापस बाहर निकला ये पॉजिटिव, वापस बाहर निकला ये पॉजिटिव, वापस बाहर निकला ये पॉजिटिव. और उस कंडीशन को बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन. द फेज ऑफ द सप्लाई इज एडजस्टेड सो दैट when the positive ions arrive at the edge of D1 and D2, its lower potential and the ions are accelerated across the gap. मतलब ये देखो, ये डीज के बीच में वापस यहाँ पे जैसे ये आ गया तो वापस एक्सेलरेट होके इसके अंदर गया, वापस बाहर निकला एक्सेलरेटेड होके इसके अंदर गया, ऐसे बाहर निकलता जाएगा और अंदर जाता जाएगा. क्लियर हो गया? डायग्राम आप देखना बाजू में, डायग्राम मोस्ट आईएमपी. इनसाइड द डीज द पार्टिकल ट्रैवल इन अ रीजन फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है बिकॉज मेटलिक है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती. The increase in their kinetic energy is QV each time as they come from one D to another. तो कहाँ पे इंक्रीज होती है? तो जो दो डीज के बीच का जो गैप है ना, वहीं पे. We refer to the voltage across the D as that. From equation of R, it is clear that the radius of their path goes on increasing each time as they each time their kinetic energy increases. अब देखिएगा, आपको पता है कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्जेस मूव करते हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. दैट इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू किसके कारण? qvb के कारण. कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स. तो देयरफॉर इसमें से r की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? mv बाय qb. ये r मिला. देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ r इट इज क्लियर दैट as the radius increases, r increase होगा तो mv increase होगा. mv increase होगा मतलब ये mv तो p होता है, p मोमेंटम increase होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी क्या होगी? increase हो जाएगी. The ions are repeatedly accelerated across the d until they have the required energy to have a radius approximately that of d. d से बार 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये लेवल तक आ जाएगा. फिर वो बाहर नहीं निकल सकता. फिर तो वो बाहर निकल जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता क्या? बाहर निकल जाएगा और फिर टकराएगा, इसलिए उसको बाहर निकाल देते. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. दे आर देन डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम वाया एन एग्जिट फील्ड. कितने कितने स्पीड से बेटा? हमने अभी देखा. कौन से इक्वेशन से बेटा? v इज इक्वल टू, अभी हमने देखा क्या देखा बेटा? v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम. ये कहां से आया? ये अभी हमने देखा था ना, r इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी, यहाँ से. वेर r इज द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी टू एग्जिट. तो सर स्मॉल r क्यों नहीं लिखा? r फिक्स होता है. ये r तो वो जो लास्ट वाला r है रेडियस जिससे वो बाहर निकलेगा वो फिक्स है, इसलिए देखो कैपिटल R आ गया. एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द d. हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन इसको क्या बोल सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर.
हाफ एम, बी की जगह पे मैं क्या डालूंगा बेटा, क्यू बी आर बाय एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम. And the operation of the cyclotron is based on the fact that time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius of its orbit. टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एम बाई क्यू पी क्यू बी, ना वो रेडियस पे डिपेंड करता है ना वो वेलोसिटी पे. टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा ना, वो फिक्स रहेगा. इसलिए तो वो फ्रीक्वेंसी हमने उस हिसाब से सेट करी है कि वो बाहर निकले बाहर निकले बाहर निकले. ठीक है बेटा, पक्का. चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. और ये है उसके यूजेस. The cyclotron is used to bombard nuclei with energy particles so accelerated by it and study the resulting nuclear reaction. Nuclear reaction के लिए it is also used to implant ions into solids and modify their property or even synthesize new material. Solid के अंदर ion डाल देंगे, वो कैसे react करता है, कुछ नया material बन जाए. और तीसरा, it is used by hospital to produce radioactive substance which can be used in diagnosis and treatment. Cancer treatment के लिए, MRI के लिए और इन सब के लिए वो use होता है. क्लियर हो गया बेटा. चलो जल्दी पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ये 2 मार्क्स के लिए आता है गुजरात बोर्ड वालों को, तो अच्छे से लिख लेना. ओके बेटा, ये जो टॉपिक है ना मोस्ट आईएमपी टॉपिक है सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों के लिए. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट दैट इज बायर-सावर्ट लॉ. ये करंट एलिमेंट आइडियल है, छोटा सा करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट मतलब क्या, छोटे सा लेंथ जिसमें से करंट जाता है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड करना है. तो वो हमको दिया था बायर-सावर्ट ने, इसलिए उसके नाम से रखा गया है. बायर-सावर्ट का लॉ क्या बोलता है, बायर-सावर्ट का लॉ बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एज इट इज वर्ड लिखना, कुछ अपने भाषा में मत लिखना, रिलेटिव टू एलिमेंट आइडियल which is current carrying element at R position vector is given by magnetic field of a position vector of a point relative to current element ideal which is current carrying element at R. इस करंट एलिमेंट के कारण इस पे दैट इज जो R डिस्टेंस दूर है उस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो करंट एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके कारण उस पे कितनी होगी, छोटी होगी. तो उसको हम क्या बोलेंगे, dB. dB इज इक्वल टू क्या, म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. और जो थीटा होगा वो dl और r के बीच का एंगल. मान लो ये देखो, ये आपका dl है, ये आपका dl है, देखो ये साइड dl है, ये आपका r है, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा बोलेंगे. dl मान लो स्ट्रेट होता, r ये होता तो ये थीटा हो जाता आपका. dl इस साइड है, r इस साइड है, ये dl और r इसके बीच का एंगल थीटा. सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r. क्लियर हो गया, पक्का, डन. तो हम अकॉर्डिंग टू क्या बोल सकते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड dV. dV की फील्ड की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड होती है, सबसे पहला देख लो आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल, करंट थ्रू कंडक्टर दैट इज dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे सॉल्व करते हैं.
ओके, दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dl of the current element मतलब dB is directly proportional to dl। तीसरा क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब लोग सर साइन थीटा तो है ही नहीं फॉर्मूला में, यहाँ पे कहाँ पे साइन थीटा? देखो तो क्रॉस हटाओगे तो क्या लगेगा? साइन थीटा ही लगेगा ना। क्या लगेगा? साइन थीटा ही लगेगा, पक्का। एक फॉर्मूला में छोटा सा, फॉर्मूला में छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे आर क्यूब आएगा, आर क्यूब आएगा, ठीक है। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली proportional to the square of distance r of the point P। जहां पे हमको फाइंड करना है, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो dl के कारण P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। कितना दूर है करंट एलिमेंट से? r डिस्टेंस दूर है, तो फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो क्या बोल सकते हैं? dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देयरफॉर इन सबको इकट्ठा करेंगे, कंबाइनिंग ऑल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dB इज आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, इतना ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल सकते हैं? dB आई डी एल क्रॉस आर हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। और नीचे क्या हो जाएगा? आर क्यूब, ये भी प्रोपोर्शनल है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अब देखो यहाँ पे बी वो आ जाएगा, बिकॉज वेक्टर आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये ऐसे फॉर्मूला हुआ, वेर म्यू 0/4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं म्यू 0 इज वैक्यूम परमिएबिलिटी। म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एमसीक्यू में आ सकता है। तो देयरफॉर म्यू 0/4 पाई की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये दोनों में से आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इतना ओके। तो मान लो कि हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो डीबी की, तो क्या आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई कितना आ जाएगा? आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? आर क्यूब। अब ये आर और आर क्यूब कैंसिल, तो फिर क्या हो जाएगा? डीबी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो, इसलिए यहाँ से फॉर्मूला आ गया ना हमारा, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अब हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो सर डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको ये देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने ये डायग्राम दूसरी बार दिखाया है कि आपको एंगल किसके बीच में फाइंड करना है? आईडीएल और आर के बीच में।
तो आइडियल से आर जाना है, आइडियल से आर जाना है, आइडियल से आर जाना है, मतलब आप स्क्रू को आइडियल से आर ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे। जब ऐसे रोटेट करते हो तो अंदर जाता है, दैट इज आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो अंदर जा रहा है। ये देखो क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इसका मतलब डायरेक्शन के फॉर्मेट में हम बात करें तो डायरेक्शन के फॉर्मेट में अगर क्रॉस दिया हुआ हो तो गोइंग इनसाइड, लॉजिकल बात है। दैट इज अगर क्लॉकवाइज हो तो ठीक है, और डॉट मतलब कमिंग आउट, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये डायरेक्शन किसकी बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन हम बात करें कॉक्सक्रू रूल से। इजी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, डन, ओके। और डीवी का ऐसा यूनिट क्या होगा, हमने आगे ही देख लिया, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू टेस्ला, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब ये एक थियोरेटिकल पार्ट है इसलिए पढ़ा लेते हैं। द बायो सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विद द कूलम्ब्स लॉ। अगर आप चेक करोगे तो बायो सावर्ट लॉ क्या है, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या था, क्या था जल्दी से बताओ, Q1 बाय आर स्क्वायर, क्या था बेटा, Q1 बाय आर स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे आर स्क्वायर सेम है, 4 पाई नीचे है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0, क्या सेम है क्या अलग है वो देखना है। बोथ आर लॉन्ग रेंज, बहुत दूर तक पाए जाते हैं, सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ द फील्ड्स, ये भी सही है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, ये स्केलर सोर्स से होती है, नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज, बट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स आइडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण होती है, मैग्नेटिक फील्ड आइडियल के कारण। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द plane containing the displacement, मैग्नेटिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर थी। Next, there is an angle dependence in Biot-Savart law which is not present in the electrostatic case. इलेक्ट्रोस्टैटिक केस का ये रहा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो डीबी 0 हो जाएगा, बात हो गई खत्म। यही आर और यही डीएल, मतलब इसके अलोंग देख लो, ये है, ये मेरा करंट एलिमेंट है और यहीं पे पॉइंट है, तो इसके अलोंग डीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ही नहीं, मतलब अलोंग द लाइन, ऐसा नहीं है ये पॉइंट है और डीएल इस साइड है तो थीटा 180, तो भी डीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा लॉजिकल क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। ओके बेटा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड म्यू नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। एंड म्यू 0/4 पाई कितना होता है बेटा, म्यू 0/4 पाई होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब आपको क्या फाइंड करना है पता है, आपको फाइंड करना है म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब म्यू 0 एप्सिलॉन 0 क्या होगा पता है, बता दूंगा आपको। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो उसका आंसर आएगा म्यू 0/4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1। देखो ये दोनों को डिवाइड करना है, तो म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 4 पाई कैंसिल, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू मतलब सॉरी, हाँ, इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ और इसकी वैल्यू मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 10⁻⁷ नीचे आ जाएगा तो 1/9 इंटू 10⁻16। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 इंटू 10⁸ के स्क्वायर को लिख सकते हो, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, और ये आपको मिलेगी स्पीड ऑफ लाइट।
तो देयरफॉर ये सी स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओ इज इक्वल टू 1 बाय म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट एंड हेंस सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डन, क्लियर हो गया, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। चलो फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल? वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसे वायर को रखा गया, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये करंट का डायरेक्शन है आई। वायर भी ऐसे रखा है और डायरेक्शन ऑफ ये भी ऐसा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर मतलब ये 1 सेंटीमीटर पीस वायर का एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द प्रिम। ये देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वायर ऐसे रखा है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर इधर है, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर, वायर से नॉर्थ ईस्ट मतलब वो कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। कितना दूर है वो? जल्दी से बताओ कितना दूर है? 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास देखो आई है 8 एम्पियर, डीएल है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। आर है हमारे पास 200 सेंटीमीटर मतलब हो गया 2 मीटर, और थीटा है हमारे पास 45 डिग्री। क्या करना है? डीबी के फॉर्मूला पुट करना है, म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू जीरो बाय 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू याद ही रख लेनी है। आई की वैल्यू 8, डीएल की वैल्यू 10⁻², साइन थीटा मतलब साइन 45 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो डीबी कितना हो जाएगा? आर ये देखो, ये 4 और ये 8 कैंसिल मतलब 2, 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू साइन 45 इज 1/√2। तो डीबी फाइनली कितना निकलेगा हमारा? 1/√2 और 2 कट होंगे, √2 इंटू 10⁻⁻9, √2 होता है 1.41 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। कितना सिंपल था। और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्यों इनटू द प्लेन ऑफ पेपर? तो देखो यहां से इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, आई इस साइड है, आर इस साइड है, मतलब थीटा इस साइड होगा ना। आईडीएल हमारा इस साइड है और आर इस साइड है, तो आईडीएल से आर जाना है मतलब थीटा। तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज हमेशा डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज हमेशा। जल्दी से बताओ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। डन, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। एन एलिमेंट डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप, डेल एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस पे इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। आई कैप मतलब उसका डायरेक्शन देखो आई कैप में। करंट कैरिंग, उसमें करंट कितना है बेटा? आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर का करंट है। एंड फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन पी ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर वाई एक्सिस पे कितना है? 0.5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। डेल एक्स 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा डेल एल क्या हो जाएगा? डेल एल मतलब हमारा हो जाएगा डेल एक्स दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। हो गया, आई 10 एम्पियर दिया हुआ। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है डीबी। तो आपको पता है डीबी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू जीरो बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर। बेटा ये तो पता चला ना, देखो डेल एल मतलब डेल एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, आई कैप मतलब उसका डायरेक्शन दिया हुआ ये और ये। अब आप चेक करोगे डायरेक्शन, देखो डीएल एलिमेंट इस साइड है और ये आपका आर है, ये आपका डीएल है और ये आपका आर है। डीएल से आर जाना है मतलब यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब गोइंग इनटू द कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। बाहर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आप घुमाओगे तो बाहर निकलेगा, क्लॉकवाइज डालोगे तो अंदर जाएगा। कॉक्सक्रू रूल है ये, आप बेसिक कॉक्सक्रू रूल है। तो डीबी का फॉर्मूला म्यू जीरो बाय 4 पाई 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10, डीएल की वैल्यू 10⁻⁻2 साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री, देख लो ना दोनों के बीच में एंगल 90 है, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर। तो डीबी सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू -8 टेस्ला। ओके, तो डीबी का डायरेक्शन क्या होगा?
dB डायरेक्शन ऑफ dB, ये देखो डायरेक्शन ऑफ dB गोइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, उसको मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन। क्यों, x इस साइड y इस साइड, आप घुमा रहे हो तो dB इज गोइंग सॉरी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन मतलब वो क्या होता है पॉजिटिव, गोइंग इन द प्लेन होता है नेगेटिव z, इसलिए देखो पॉजिटिव z डायरेक्शन। और इसको हम वेक्टरली भी प्रूव करते हैं, वेक्टरली प्रूव करेंगे तो देखो dl और r, ठीक है। अब dl हमारा क्या है, डेल एक्स आई कैप क्रॉस r क्या है हमारा y j कैप, देखो पॉजिटिव है ना, हमें डेल एक्स और y के रिस्पेक्ट में हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये डेल एक्स और y तो मैग्नीट्यूड है, i क्रॉस j क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई के कैप हो जाएगा, के कैप मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन आ गया, ये डायरेक्शन भी प्रूव हो गया आपका, डन पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, ओके बेटा। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब हमने क्या फाइंड किया, पहले ऐसा ऐसा कोई वायर था जिसमें ऊपर जा रहा था, अब मान लो इस वायर को हम सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दे तो उसके कारण उसकी एक्सिस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें फाइंड करना है। तो देख लो ये रहा सर्कुलर लूप, अब देखो ये सर्कुलर लूप बनता है तो वो करंट पूरा एक वायर से ही बनता है। मान लेते हैं कि इस लूप में ये करंट एलिमेंट इस साइड है तो इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट इस साइड होगा, तो इसके कारण इस एक्सिस पे समझ रहे हो, कोई भी सर्कुलर रिंग होती है उसका एक्सिस ये होता है, देख लो एक्सिस, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, तो देख रहे हो ये डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, डायग्राम नेक्स्ट एग्जैक्ट बाद में, बट ये समझाने के लिए। तो ये देख लो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट पे देखो करंट एलिमेंट इस साइड, आर इस साइड, तो हमें क्या फाइंड करना है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर मतलब क्या होगा, डीएल इस साइड है, आर इस साइड है, मतलब इस साइड कौन सा होगा, ये कौन से डायरेक्शन में होगा, डीबी कौन से डायरेक्शन में होगा, देखो गोइंग इन गोइंग इन गोइंग इन, देखो इस साइड। अब यहाँ पे डीएल इस साइड है, बराबर है, डीएल इस साइड है, और डीएल का डायरेक्शन ये होगा, आर का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, कमिंग आउट जैसा हो जाएगा। समझाता हूँ प्लीज बेटा, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेने का, आपको पढ़ाई करनी है। देखो समझते हैं, अगर आप ये रिंग मान लो, रिंग, ठीक है रिंग मान लो, यहाँ पे ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉइंट यहाँ पे, डीएल इस साइड, आर इस साइड, डीएल और आर के बीच में जो एंगल होगा थीटा, जहां पे जा रहा है कॉस स्क्वायर रूल लगाओ, आपको पता चल जाएगा, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये डीएल है और ये आर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, वही एंगल थीटा यहाँ पे होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, बट ये आपको इतना तो पता चल गया कि भाई इस डीएल के कारण इधर कितना होगा, फिर उन सबको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि वो छोटे 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 डीएल सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये एक पूरा सर्कुलर लूप मिलेगा, ओके। अब ये है आपका एग्जैक्ट डायग्राम, देखो ये डीएल इस साइड है, डीएल इस साइड है, आर इस साइड है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर देख लो, ठीक है, ये थीटा हो गया, तो ये यहाँ पे थीटा, तो डीबी कहाँ पे जाएगा, अंदर के साइड जाएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके बेटा। देखो हमें इस छोटे से डीएल के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप विथ रेडियस आर, ओके एज शोन इन फिगर। दूसरी बात सेंटर पॉइंट ऑफ लूप is O and it lies on x एक्सिस, देख लो x एक्सिस पे है, हमें क्या फाइंड करना है, we wish to calculate
मैग्नेटिक फील्ड magnetic field at the point P, at the point P on the एक्सिस। ये सारी एज इट इज लिखना है, इसलिए मैं आपको देख देख के लिखवा रहा हूं ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। मान लेते हैं लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द लूप। ठीक है, अब उसमें से एक छोटा सा डीएल मान लेते हैं। द मैग्नीट्यूड dB of magnetic field due to DL, DL के कारण, ये देखो छोटे से DL के कारण, गिवन बाय, किसके कारण लेंगे, बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि भैया dB जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, म्यू 0/4 पाई। मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, dB से फाइंड करते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन कितना हो जाएगा, r क्यूब। ठीक है, और देखो dl और r के बीच में, तो देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई dl r साइन थीटा बाय r क्यूब। देखो थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r, ये थीटा है, और जो थीटा ये होगा वही थीटा बाय ज्योमेट्री होगा, हमें उससे कोई आगे बढ़ना नहीं है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r। अब देख सकते हो यहां से dl और r के बीच में अप्रोक्सीमेटली एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू, वो तो 1 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा बाय ज्योमेट्री। क्यों, आप देख सकते हो, फिगर से ही चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा dB क्या हो जाएगा, हमारा dB हो जाएगा म्यू 0 आई dl बाय 4 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। कितना क्लियर हो गया बेटा, किसी को डाउट है इधर तक? बट ये किसके कारण मिला, एक डीएल के कारण मिला, एक डीएल के कारण। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, जो ये डीएल है एज इट इज, ये भी डीएल होगा, जो ये डीएल के कारण होगा वो ये डीएल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उससे पहले आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली मैं बताऊं, प्रैक्टिकली बेटा ये सिर्फ इतनी सी लूप होती है, ये इतना दूर होता है, ये एक्स है आपका, ये है आपका आर, और ये आपका आर। तो ये एंगल तो 90 है, ये एंगल कितना होगा, हार्डली 1 2 3 डिग्री होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 हो गया ना। देखो इसलिए डीएल और आर के बीच का एंगल, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि डीएल और आर के बीच में एंगल 90 है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो देयरफॉर हमारा अब डी बी किस में कन्वर्ट हो गया, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन। अब डायरेक्शन ऑफ डी बी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डी बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन डीएल एंड आर। डीएल क्रॉस आर आप लोगों ने ये 11th में पढ़ा है, कोई भी डीएल क्रॉस आर होता है तो उसके परपेंडिकुलर, अभी लास्ट एग्जांपल देखा था, ये हमारा डीएल था, ये हमारा आर था, तो ये हमारा जो डीबी था वो बिल्कुल बाहर निकल रहा था, इसलिए देखो डीबी परपेंडिकुलर है डीएल और आर के, डीएल और आर के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज जितना होगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, अब डीबी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं,
dB can be divided into two components. पहला उसका x कंपोनेंट, देखो x कंपोनेंट dB x कितना हो जाएगा dB cos थीटा, और दूसरा उसका dB परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा dB sin थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखना बेटा, अब इस dl के कारण यहां पे हम एक्सटेंड करेंगे तो वापिस उसका ये dB इस डायरेक्शन में होगा dB, ओके, और ये dB परपेंडिकुलर और ये उसका dB क्या हो जाएगा x हो जाएगा। dB परपेंडिकुलर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, समझे? तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे समझाता हूं। डन, लिख लो जल्दी से बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द diametrically opposite dl element is taken and magnetic field due to it is found, then if we divide the component if we divide divide तो नहीं बोल सकते, if we resolve its magnetic field dB into two components, we will obtain dBx is equal to dB cos theta along positive x-axis and dB perpendicular is equal to dB sin theta along negative y-axis. Hence, both dl elements cancels out its perpendicular component, dB perpendicular component। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, इसके कारण dB परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा dB परपेंडिकुलर, वेरस dBx इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड रिमेनिंग ओनली dBx कंपोनेंट रिमेन्स। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा बेटा, dBx कंपोनेंट ही सिर्फ रहेगा, ठीक है? तो देयरफॉर मैं dBx को क्या बोल सकता हूं, dB cos थीटा बोल सकता हूं, और dB हमारा अभी आगे निकला, क्या निकला था, म्यू 0/4 IDL बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, ये देखो कॉस ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होगा, ठीक है? पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। ओके, तो आपको फ्रॉम फिगर cos थीटा क्या निकलेगा, देखो ये आपका थीटा, ये 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट आपका क्या है x अपॉन हाइपोटेनस है r, मतलब x अपॉन r क्या है आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर हाफ, रूट हो जाएगा ना, रूट, क्योंकि r स्क्वायर पूरा क्या निकला, ये निकला, तो r ये निकलेगा, तो देयरफॉर dbx इज इक्वल टू db cos थीटा था, वो क्या हो जाएगा म्यू 0 IDL अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है? डन। यहाँ पे x नहीं आएगा, एक्चुअली r आएगा, r r r r r, तो r आएगा, तो देयरफॉर आपका dbx कितना हो जाएगा, dbx हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई IDL r, ये 1 और ये पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 1 एंड हाफ,
3/2। हमने चेक किया कि ओनली dbx कंपोनेंट रिमेन्स। आप चाहे कितने भी देखो, अगर आपने मान लो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, dl इस साइड और dl इस साइड, तो उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएगा, सिर्फ dbx कंपोनेंट रहेगा। मान लो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसका भी dbx कंपोनेंट रहेगा, बाकी सब निकल जाएंगे। तो ओनली dbx कंपोनेंट रिमेन्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग अलोंग सर्कुलर लूप, उसके सर्कुलर लूप में इंटीग्रेट कर देंगे, तो देयरफॉर हमें b क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dbx। सो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dbx क्या मिला, म्यू 0/4 पाई, क्या मिला बेटा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, इसमें से आप चेक करो, म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाहर निकल जाएगा, डीएल बचा सिर्फ। ठीक है, चलो बेटा इतना लिख लीजिए, जल्दी से पॉज द वीडियो। कितना बचा था बेटा आपके पास, तो इसको आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे, डीएल को इंटीग्रेट मतलब वो छोटा 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 डीएल कंपोनेंट इंटीग्रेट करोगे, तो सब कंपोनेंट इंटीग्रेट होने के बाद आपको क्या मिलेंगे, देखो तो यहाँ पे ये छोटा डीएल छोटा डीएल छोटा डीएल पूरी आपको लूप मिलेगी, और पूरी लूप क्या होगी, 2πr इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2πr। ये चीज याद रखना, क्योंकि छोटे 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 एलिमेंट पूरी आपको एक लूप मिलेगी। क्लियर हो गया, देखो पाई पाई कैंसल, 4 और 2 कैंसल, यहाँ पे बचा 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू 0 i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये बचा। तो वेक्टर फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म उसका हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आई कैप। क्यों आई कैप, ओनली एक्स कंपोनेंट रिमेन्ड, इसलिए। समझ में आ गया, पक्का। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है इतना, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका क्या हो गया, डायरेक्शन। ओके पक्का, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, देखो अब अलग अलग फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा बी का क्या है, मेन फॉर्मूला है हमारा बी का म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अलग अलग केसेस लेते हैं। केस 1 मान लेते हैं एक लूप नहीं है, इफ देयर आर n टर्न्स इन अ लूप, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू 0 n इंटू आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा। केस 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एट द सेंटर। तो एट द सेंटर का मतलब क्या होगा बेटा, एट द सेंटर, एट द सेंटर का मतलब होगा, देख लो आपके पास, एट द सेंटर मतलब ये x वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो सेंटर पे। तो एट द सेंटर x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2, 0 हो गया। अब आर स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होता है बेटा, म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये कैंसिल होके सिर्फ आर बचेगा। तो देयरफॉर क्या बचेगा, म्यू 0 एन आई बाय 2r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का फॉर्मूला है, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। केस 3 देखते हैं। केस 3, केस 3 कितनी 54 मिनट्स हो गई, ये तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया बेटा ये आज के लिए। ओके केस 3 मान लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो b का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू 0 कौन सा, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, r को नेग्लेक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि r बहुत ही छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा।
ओके, क्लियर हो गया बेटा, पक्का। और लास्ट एंड फाइनल केस, केस 4, व्हेन x इज इक्वल टू r, ठीक है, जितना रेडियस जितना ही डिस्टेंस है, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर 2 इंटू 2 का पावर 3/2 और आर स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब आर क्यूब। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 3/2, ये पता चला ना बेटा, दोनों को अलग अलग लगेगा, मल्टीप्लाई में है। तो म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 का पावर 5/2 इंटू आर, ये उसका फॉर्मूला। ये 4 स्पेशल केस हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अब हमें फाइंड करना है उसका डायरेक्शन, कैसे फाइंड कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप एज शोन इन द फिगर। देखो इस तरह से, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एज स्टेटेड बाय। ओके, ये आप लोगों ने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है। क्या बोल रहा है राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर लूप वायर, द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर ये करंट लूप में ऐसे घूम रहा है, तो ये पूरा कर्ल्ड फिंगर आपकी क्या हो जाएगी, कर्ल द palm of your right hand around the circular wire with the fingers pointing in the direction of the current। मान लो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट तो ऐसे घूमेगा, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट ऐसे घूमेगा, और बार घूम घूम के आपको ये फाइनल डायरेक्शन ये मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी लूप है, अगर इधर बात करें और इधर बात करें, ऐसे करंट जा रहा है, तो देखो, तो यहां से आपको ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और यहाँ पे कैसे निकलेगी, ये देखो ऐसे 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 और ऐसे एक सेंटर में आएगी। यहाँ पे कैसे निकलेगी, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे निकलेगी। यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। नो डाउट वो ओवरलैप नहीं होते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे और सेंटर में वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा कुछ आपने 10th में पढ़ा था ना, बस यही है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ओके, दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल पहला क्या दिया हुआ है, द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, इट हैज 10 टर्न्स, 10 टर्न्स मतलब n की वैल्यू 10, एंड रेडियस, रेडियस मतलब स्मॉल r या कैपिटल r हम लिखते थे, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, so 8 into 10 raised to minus 2 meter, current I is equal to 2 ampere, the current appears to flow clockwise from a point above the coil, above the coil ऊपर से आप देखोगे तो clockwise घूम रहा है। find the magnitude and direction, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो एन आई बाय 2r, ये उसका फॉर्मूला है। म्यू जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7, एन है 10, आई की वैल्यू है 2 अपॉन 2, आर की वैल्यू है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। चलो बेटा इसको जल्दी से सॉल्व करो, फाइनल आंसर आपका आएगा 1.57 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 टेस्ला। अब देखो ऊपर से देख रहे हो करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जाएगी, अंदर जाएगी। मैंने आपको बताया था बेटा, क्लॉकवाइज मतलब अंदर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर आएगी, बात हो चुकी है हमारी। तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी कहां पे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर गोज वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर, ठीक है। चल pause the video and note it down, ये 1.57। okay, next question, the magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 12 cm, radius 12 cm मतलब r is equal to 12 cm, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। at its center is, b भी दिया हुआ है, 0.50 into 10 raised to minus 4 Tesla। Find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance, मतलब ये b at center दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, b at axis फाइंड करना। ओके, बहुत बढ़िया। b at सेंटर का फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो आई बाय 2r, एंड b at axis का फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो आई
आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इन दोनों को डिवाइड करो, बी सेंटर को हमें एक्सिस फाइंड करना है, तो बी एक्सिस ऊपर रखेंगे और बी सेंटर कहाँ पे रखेंगे, नीचे। बी एक्सिस मेरा क्या है, म्यू 0 आई स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, 2 कैंसिल, म्यू 0 कैंसिल, आई कैंसिल, आर जाएगा ऊपर, यहाँ पे मेरे ख्याल से 3/2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, आर क्यूब गया ऊपर और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, बराबर है। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, देयरफॉर हमें फाइंड करना है बी एक्सिस, तो ये बी सेंटर ऊपर चला जाएगा, बी सेंटर इंटू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, डन। हमारे पास बी सेंटर है, हमारे पास आर भी है और एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर कितना गिवन है, बी सेंटर आपके पास गिवन है, बी सेंटर 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, आर स्क्वायर मतलब 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 का क्यूब। यह एक काम करते हैं, 12 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब लिख लें, और नीचे आर स्क्वायर वापिस 12 इंटू 12⁻² का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5 है, तो 5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, उसका पावर 3/2। तो बताओ बी एक्सिस कितना होगा, 0.5 इंटू 10⁻⁴, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10⁻² का क्यूब मतलब 10⁻6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁴ प्लस 25 इंटू 10⁻², ये -2 का स्क्वायर 10⁻⁻⁴, उसका पावर 3/2। सो बी एक्सिस 144 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, उसका हाफ करोगे तो वो हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻10, इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 169 इंटू 10⁻⁴ का पावर 3/2। पावर 3/2 मतलब पता है आपको बेटा, पावर 3/2 मतलब 1 प्लस 0.5, मतलब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 72 इंटू 10⁻⁻10, 169 इंटू 10⁻⁻4, इसका रूट 1 तो हो गया, इसका पावर 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पावर 3/2 होता है मतलब x, तो x इंटू एक्स का पावर हाफ, तो इसका पावर हाफ, तो 169 का 13 और 10⁻⁻4 का पावर हाफ 10⁻², डन। और फाइनली सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, पॉजिटिव नोट इट डाउन। फाइनली ये लेक्चर खत्म होता है, बहुत ही बड़ा लेक्चर था, प्लीज रिवाइज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर सेंड करूंगा, वो आपको कॉम्पिटिटिव और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम, दैट इज फ्राइडे ना, मंडे को 2 लेक्चर मैं सेंड करूंगा, मंडे को मैं 2 लेक्चर सेंड करूंगा, एक एक्स्ट्रा लेक्चर और एक रेगुलर लेक्चर। एक्स्ट्रा लेक्चर क्या होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं सेंड करूंगा। ओके, टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल।